जोरदार तालियों के साथ 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और हमारी साथी चित्रा त्रिपाठी जी का स्वागत कीजिए। आइए चित्रा जी, आइए तेजिंदर सर, आप लोग सब आइए प्लीज, एक साथ सभी आ जाइए। सरकारें तो हर 5 साल में, 10 साल में या कुछ समय के बाद बदल जाया करती हैं, लेकिन कहा जाता है कि देश और प्रदेश तो अधिकारी ही चलाते हैं। और इस वक्त मंच पर वही अधिकारी हमारे साथ मौजूद भी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक एक करके सभी का मैं परिचय कराऊंगी। माइक की आवाज थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं प्लीज। हमारे साथ नीतीश्वर कुमार जी हैं, आप आईएएस हैं, पोएट हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के, और ऑथर भी हैं कह दो ना के। अब ये कह दो ना में क्या क्या छिपा हुआ है, ये जानने समझने की हम करेंगे कोशिश। डॉक्टर हरिओम जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप आईएएस हैं, म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑथर हैं आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के। तेजिंदर सिंह लूथरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पोएट हैं, आईपीएस हैं, डायरेक्टर पुलिस फाउंडेशन के, ऑथर हैं 80 घाट का बांसुरी वाला। आलोक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप पोएट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पीएफ कमिश्नर भी हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए, चूंकि मैं ठीक डॉक्टर हरिओम के बगल में बैठी हुई हूं, तो कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। बहुत सारे युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत सारे इस उम्मीद भी आए हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार जिनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह से अपने लिए मंजिल तय करना है। डॉक्टर हरिओम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि 2007 में आप जब गोरखपुर में जिलाधिकारी थे, मैंने अपनी जिंदगी में किसी बड़ी शख्सियत का अगर पहला इंटरव्यू किया है तो वो आप ही थे, इसलिए आपसे रिश्ता खास हो जाता है। तो चलिए शुरुआत डॉक्टर हरिओम आपसे ही करते हुए, क्या सुनाना चाहेंगे? और अभी एक फिल्म मेरी शादी में जरूर आना, एक आईएएस अधिकारी राजकुमार राव बन जाते हैं एक लड़की के प्यार में पागल होकर। वो क्या क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप में से किसी की कहानी ऐसी तो नहीं है कि मतलब आईएएस बन गया क्योंकि किसी को पाना है, कोई जुनून है? उस पर मैं आऊंगी, लेकिन शुरुआत आपके कुछ गजलों से, शेर व शायरी से हो जाए। अभी तो शुरुआत है। मैं चित्रा जी बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आज तक का, सभी सामीन का। तो शुरू करते हैं। 4 लाइनें सुनाते हैं कि फूल नज़रों में खिलाने का हुनर रखते हैं, फूल नज़रों में खिलाने का हुनर रखते हैं, आपको दिल में बसाने का हुनर रखते हैं। एक ज़रा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, एक ज़रा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, बाखुदा होश उड़ाने का हुनर रखते हैं। वाह 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 वाह, शानदार, बहुत खूब। नीतीश्वर कुमार जी, अब आपके पास आते हुए, जम्मू कश्मीर में भी आप रहे, वहां पर भी परिस्थितियों को, मौसम को बदलने का काम आपकी ओर से किया गया, और उसके बाद अब आप दिल्ली में यहाँ पर दस्तक दे रहे हैं। किन लाइनों के साथ आप शुरुआत करना चाहेंगे? आपकी जर्नी पर मैं आऊंगी, लेकिन 4-4 लाइनें सभी से सुन लेते हैं, उसके बाद किस्सा गोई होगी। कहते हैं कि बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात, महसूस करिए कि बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात, चांद निकला था घड़ी भर को बरसात के बाद। वाह वाह। और आगे कहते हैं कि मैं अंधेरे में तेरी तस्वीर को रंग देता हूँ। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, अंधेरे में तस्वीर को रंगते हैं, मैं अंधेरे में तेरी तस्वीर को रंग देता हूँ, लोग कहते हैं तेरा चेहरा है आफताब के बाद, बड़ी लंबी है तेरे साथ तमन्नाओं की रात। अब आपकी बारी सर, आप क्या सुनाना चाहेंगे? आगाज हो जाए, उसके बाद सवालों के साथ मैं लौटूंगी। हेलो, देखिए मुझे तो सुनाने से पहले कुछ कहना है जी, और कहने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शीर्षक रखा कुर्सी से कविता तक, तो आपको मैं साफ साफ बताऊं कि कुर्सी पर बैठकर कविता नहीं लिखी जा सकती। कविता लिखने के लिए कुर्सी से बाहर आना पड़ता है। कुर्सी पर बैठकर अनुभवों के संसार में गोते लगाए जा सकते हैं, गीला हुआ जा सकता है, और लेकिन जब आप बाहर आते हैं कविता लिखने के लिए उन गीले कपड़ों को लेकर, तो उन गीले कपड़ों में यथार्थ भी है, फैंटेसी भी है, कल्पना भी है, व्यंग भी है, वेदना भी है। और इन्हीं सारे भावों के बीच में जो कविता है
वो खिलती है, सिकुड़ती है, शर्माती है, प्रफुल्लित होती है, मरती भी है और जीती भी है। बिल्कुल। तो अनुभवों का ये जो संसार कुर्सी के कारण आपको मिलता है, और हम सबके पास अपने अपने जीवन में एक कुर्सी है। कुर्सी सिर्फ हमारे पास नहीं है, हर किसी के पास एक कुर्सी है, और वो कुर्सी उसके अनुभवों का संसार है। तो उस संसार में इतनी संभावनाएं हैं कि उसके गर्भ से भी कविता निकलती है, उस अनंत संसार का एक आकाश भी है, वहाँ से अवतरित भी होती है, और उसी अनंत अनुभवों के संसार में मानव मन की पीड़ा को, वेदना को, विचलन को जानने की भी हम सब में एक शक्ति है, और उस शक्ति से कविता निकलती है। शब्दों के समंदर के साथ आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कुछ और चंद लाइनें आप सुना दें, उसके बाद आलोक जी के पास में जाऊंगी। तो मैं आपको फिर एक अपनी छोटी सी कविता सुना देता हूँ। जी। एक बार मैं सिंगापुर गया ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने मेरे साथ एक लाइजन ऑफिसर को लगा दिया। तो वो बोला कि सर शाम को बताइए कहाँ चलना है। तो उसने सोचा बोलेंगे कहीं मार्केट में ले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में ले जाओ, किसी मॉल में ले जाओ। तो मैंने कहा मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने जीवन में पहली बार एक नया मंदिर देखा है, कोई नया धर्म है, मेरे लिए नया है। उस पर लिखा था ताओ मंदिर। ताओ एक धर्म भी है, एक फिलॉसफी भी है। तो मैंने कहा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ ले जाओ। तो वो बड़ा हैरान हुआ, मुझे ले गया, और वहाँ जब मैंने कुछ समय बिताया तो उसके बाद ये एक छोटी सी कविता है, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और इसका शीर्षक है एक नया ईश्वर, क्योंकि वो ईश्वर मेरे लिए नया था। तो एक नया ईश्वर। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला, आज मैं एक नए ईश्वर से मिला। मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था, मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मैंने नए ईश्वर से बात की, मैंने नए ईश्वर से बात की। उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था, उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, हे ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, हे ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, हे ईश्वर तुम किसके हो, मेरे या मेरे दोस्त के? हे ईश्वर तुम किसके हो, मेरे या मेरे दोस्त के? ईश्वर फिर हंसा, पर कोई उत्तर ना आया। ईश्वर फिर हंसा, पर कोई उत्तर ना आया। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया, मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया, हे ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? हे ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? ईश्वर बहुत 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 हंसा, पर कुछ ना बोला। ईश्वर बहुत बहुत हंसा, पर कुछ ना बोला। शानदार, बहुत खुद के अंदर अगर झांकेंगे तो अपने भीतर ही ईश्वर को आप पा जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आलोक जी कुछ प्रकाशित आप कर दें, उसके जी। बाद सवालों के सिलसिले की शुरुआत हो जाए। ज़रूर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सेशन का नाम कुर्सी और कविता जो आपने रखा है, अगर इसको तब्दील कर लेते कर्म और कविता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कुर्सी के पीछे कर्म है। कुर्सी आपको दिखती है लेकिन कुर्सी असली नहीं है, कुर्सी असलियत नहीं है, उसके पीछे कर्म असलियत है। और हम कुर्सी पे बैठ के जब कर्म करते हैं तो कविता उपजती है, और वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ। जी जी। मैं कहता हूँ कि अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ, अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ। आ भी जाओ राम, मैं मारीच होना चाहता हूँ। वाह वाह। अब न रावण की कृपा का भार ढोना चाहता हूँ। आ भी जाओ राम, मैं मारीच होना चाहता हूँ। थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूँ मैं, थक चुका हूँ और कब तक ये दुआ करता रहूँ मैं। एक कांधा करता मौला, ये रोना चाहता हूँ। और एक शेर इसमें और जोड़ता हूँ कि जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूँ। वाह 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 वाह। जिनके हाथों में किताबों की जगह औजार देखे, उनकी आंखों में कोई सपना सलोना चाहता हूँ।
और इस गज़ल का मक्ता भी पढ़ देता हूँ कि है कलम तलवार से भी तेज़ तर आलोक तो फिर, है कलम तलवार से भी तेज़ तर आलोक तो फिर, मैं किसी मजबूर की शमशीर होना चाहता हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, शानदार। शुक्रिया। आपकी लाइनों से ही वो चंद पंक्तियां मुझे भी याद आ गई। नफरत के अंधेरे को मिटा क्यों नहीं देते, नफरत के अंधेरे को मिटा क्यों नहीं देते, एक शमा मोहब्बत की जला क्यों नहीं देते। जहनों में जो उगाती हैं अलगाव की फसलें, जहनों में उगाती हैं जो अलगाव की फसलें, तो मैं ऐसी किताबों को जला क्यों नहीं देते। साहित्य जिसमें श्रृंगार है उसमें वीर भी है। वीर रस की बहुत सारी कविता जो लेकर आप आए हैं, लेकिन डॉक्टर हरिओम जी, मुझे पता है जब मैं मंच पर आ रही थी तो बड़े सारे युवाओं की डिमांड थी कि आपसे श्रृंगार रस से जुड़ी हुई जो गज़लें आप खुद लिखते हैं, जो गाते हैं अलग अलग मंचों पे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। एक बार सर से मेरी बात हो रही थी तो पता चला कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, डल लेक पर, वहां पर संगीत सुना रहे हैं। जब दूसरी बार बात हुई तो आप कन्याकुमारी में पहुंचे हुए थे इलेक्शन के लिए। तो मैं चाहूंगी जरा वो श्रृंगार रस की गज़लें जिसको लेकर अक्सर आप मंच पर रूबरू होते हैं दर्शकों से, उसके बारे में चंद पंक्तियां। मैं गज़ल सुनाऊंगा आपको, कुछ 3-4 लाइनें और सुनाता हूँ उसके पहले अपने बारे में कि बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, बड़ा हुआ न कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं अक्ल का कच्चा भी नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं अक्ल का कच्चा भी नहीं, और तुम्हारे काम का हो पाऊँ ये नामुमकिन है, तुम्हारे काम का हो पाऊँ ये नामुमकिन है, बुरा भी मैं नहीं हूँ और मैं अच्छा भी नहीं। वाह 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 वाह, शानदार। 4 लाइनें और सुनाता हूँ कि तमाम शहर का किस्सा बना दिया मुझको, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का किस्सा बना दिया, आपका भी योगदान है उसमें। तमाम शहर का किस्सा बना दिया मुझको, मैं क्या था और ये कैसा बना दिया मुझको, कहाँ ये उम्र शराफत से कटा करती है, कहाँ ये उम्र शराफत से कटा करती है, तूने बेकार में अच्छा बना दिया मुझको। अब आपको जो जिन गज़लों की बात हो रही है उसमें से मैं सुनाता हूँ कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। पता मेरा हवा से पूछ लेना, पता मेरा, पता मेरा, पता मेरा, पता मेरा, पता मेरा, पता मेरा, हवा से पूछ लेना, पता मेरा हवा से पूछ लेना, मैं खुशबू बन के आवारा हुआ हूँ, मैं खुशबू बन के आवारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर खारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ। आगे बढ़ते हुए नीतीश्वर जी आपके पास आते हुए, 1996 बैच के आप IAS अधिकारी हैं, बिहार की बेतिया में आपका जन्म हुआ, बहुत सारी उपलब्धियां भी बड़ी बड़ी आपने अपने नाम करके रखी हुई हैं। कविताओं के लिए आपका दिल धड़कता है, तो धड़कते हुए दिल पर दस्तक देते हुए कौन सी पंक्ति दर्शकों के बीच होने जा रही है? 2 शेर सुनाता हूँ, फिर उसके बाद एक रोमांस और एग्रेशन एक साथ कंबाइन करूँगा। वाह वाह, दोनों
दो अलग अलग धुरियां हैं और दोनों को कंबाइन करूंगा। कहते हैं कि कभी कहते हो कि तुम कमाल करते हो, कभी कहते हो कि तुम कमाल करते हो, तुम ही तो हो जो निगाहों से सवाल करते हो। आगे बढ़ते हैं और आइए एक एग्रेशन और रोमांस को जोड़ते हुए एक कविता आपके सामने पेश करते हैं। और माइक कहते की हैं कि- आवाज थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं क्या प्लीज? नीतीश्वर जी की माइक की आवाज, सबकी माइक की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए प्लीज जी। आप अभी एक शेर सुना रही थी जिसमें आपने फसलों की बात की थी। जी, जी। मैं रोमांस में फसल ला रहा हूं। कहते हैं कि आंखें हमारी हैं आजकल, आंखें हमारी हैं आजकल, काटे निगाहों से तेरी फसल, घटना दुर्घटना होती दिलों में, सांसों में रफ्तार है। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। अगर महसूस हो रहा है तो ताली बजाइए ताकि मुझे भी किक मिलेगा ना। और रोमांस जब भी होता है तो दो लोग हमेशा साथ होते हैं। तो इमेजिन करिए, और मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि होठों को लब पे गिराते हुए, होठ अलग है, लब अलग है, होठों को लब पे गिराते हुए, धड़कन को सांसें थमाते हुए, होठों को लब पे गिराते हुए, धड़कन को सांसें थमाते हुए, आते हो ऐसे रफ्तार में जैसे खड़ी हूँ मैं बाजार में, रोज पढ़ता मैं खबर में जैसे तू एक अखबार है। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। बहुत धन्यवाद। आगे देखिए, फिर दो लोग मिलते हैं और कैसे नज़रें और धड़कन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कहते हैं कि नज़रों से धड़कन जलाते हुए। और अभी दिल्ली में बहुत स्मॉग था, बहुत प्रदूषण था। यस, नज़रों से धड़कन जलाते हुए, दिल में प्रदूषण बढ़ाते हुए, नज़रों से धड़कन जलाते हुए, दिल में प्रदूषण बढ़ाते हुए, तू ही तबस्सुम चार धाम है, तू ही धर्म जब तेरा नाम है, जुर्म जब से हुआ है, दिल तड़ी पार है। क्या यही प्यार है? वाह वाह वाह। हाँ, यही प्यार है। बहुत धन्यवाद। दिल तड़ी पार है, क्या यही प्यार है। शानदार। आपकी लाइनों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए तेजिंदर जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो गजल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी कि लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हुए तेजिंदर जी, अब आपके पास आते हुए, बातें बहुत हो गई लेकिन बार बार मुझे जब स्टेज पर यहाँ भेजा जा रहा था तो यही कहा गया था कि कविता की स्वर लहरियाँ एक बार शुरू होनी चाहिए तो बातचीत का दायरा सीमित कर लेना। तो इसीलिए बिना अपनी बातों की जुबान के दस्तक के मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। कुछ और पंक्तियाँ जो आप यहाँ पर गुनगुनाना चाहें, सुनाना चाहें। थैंक यू, थैंक यू। मेरी एक और कविता है जो मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा, और वो जो कविता है वो मेरे कुछ दोस्त हैं उनको बहुत पसंद है, और इसलिए पसंद है कि मैंने जब ये कविता लिखी थी तो इसके उस पर्सपेक्टिव से मैंने शायद इसको नहीं सोचा होगा, बट मेरे दोस्तों का मानना है कि स्त्रियों के सौंदर्य को एक अलग दृष्टि से आपने इस कविता के माध्यम से देखा है। और जब मैंने उनकी बात सुनी, मैंने इस कविता को दोबारा पढ़ा, खुद ही इसको लिखा था, तो मुझे लगा कि हाँ, कि स्त्रियों के सौंदर्य को एक अलग दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, और उसी दृष्टि से देखते हुए मैंने ये कविता लिखी है। जो स्त्रियां आज यहाँ बैठी हैं उनको प्रणाम करते हुए मैं चाहूँगा कि उनका ध्यान ज़्यादा इस कविता पर जाए। इस कविता का शीर्षक है एक कम मादक स्त्री। एक कम मादक स्त्री। वो सुंदर कम थी, कम मादक भी। वो सुंदर कम थी, कम मादक भी, पर नादान बहुत और निश्चल भी थी। पर नादान बहुत और निश्चल भी थी। वो सुंदर कम थी, कम मादक भी, पर नादान बहुत और निश्चल भी थी। ढेर सा अपनापन लिए समेट लेती थी मुझे माँ जैसे छाती में। ढेर सा अपनापन लिए समेट लेती थी मुझे माँ जैसे छाती में। कभी बनकर बच्ची बैठ जाती थी गोद में। कभी बनकर बच्ची बैठ जाती थी गोद में, करती थी खिलवाड़ मेरी नाक से।
करती थी खिलवाड़ मेरी नाक से, और कभी होकर स्त्री, और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से, और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से, फिर बदल देती थी सारा पतन प्रेम में, फिर बदल देती थी सारा पतन प्रेम में और सारी वासना विश्वास में, और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से, फिर बदल देती थी सारा पतन प्रेम में और सारी वासना विश्वास में, फिर कभी गहरे दोस्त जैसी गहरी नज़रों से सहला देती थी पीठ मेरी, फिर कभी गहरे दोस्त जैसी गहरी नज़रों से सहला देती थी पीठ मेरी, कभी खला नहीं उसका कम मादक होना, कभी खला नहीं उसका कम मादक होना, कभी खला नहीं उसका कम मादक होना। शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब। एक स्त्री के प्रति इसमें संवेदना भी है, एक वेदना भी है। शब्दों को बांधकर जिस तरह से आपने प्रस्तुत किया, यकीनन काबिले तारीफ। महिलाओं को लेकर अक्सर आप अपनी कविताएं लिखते हैं। माँ ठगी गई, ये भी है जिसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आलोक यादव जी, अब सीधे आपके जी। पास आते हुए, अफसर शाही जो है वो शायरी के पहले आई या शायरी जिंदगी में पहले दस्तक दे गई थी? इस बारे में फरहत एहसास साहब ने मेरी किताब में लिखा है, जी, और उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है कि अफसर शाही बाद में आई है, कविता पहले आई है। कविता स्कूल के समय से आई है। तो मैं पहले कवि हूँ, बाद में अफसर हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुर्सी मुझे देती है कविता लिखने के लिए, एक ग़िज़ा देती है, ना कि मुझसे कुछ छीनती है। एक गज़ल सुने कि, और आप खुद जज करें कि क्या मैं कहता हूँ और कैसे कहता हूँ। गज़ल का मतलब यह है कि मंज़र हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, मंज़र हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा। मंज़र हमें यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा, इनमें कोई भी रंग तुम्हारा नहीं लगा, जब तक कि इस सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, जब तक कि इस सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा। वाह वाह। जब तक कि इस सफ़र में मेरे हम कदम थे तुम, ये इश्क मुझको आग का दरिया नहीं लगा। माइक थोड़ा पास लाना पड़ेगा, मुझे लगता है आवाज़ न खींच रहा है माइक। और ये शेर सुनिए कि जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, उस दिन से गांव में कोई मेला नहीं लगा। वाह वाह। जिस दिन से तुम चले गए, थोड़ा बेदार हो जाइए, तालियां बजा के सुनिए, मस्ती करके सुनिए। जिस दिन से तुम चले गए रिश्ते समेट कर, उस दिन से गांव में कोई मेला नहीं लगा। कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए। एक शेर जो है वो 2 लाइनों का शेर होता है, एक कपलेट होता है, उसमें एक मिसरा पहले होता है, एक मिसरा बाद में होता है। मिसरा पहले मिसरा को मिसरा उला बोलते हैं, दूसरे मिसरा को सानी बोलते हैं। इसलिए बता दिया कि शायद सब लोग उसको समझते नहीं होंगे, टेक्निकल चीज़ को, और इस शेर को समझने के लिए वो टेक्निकल चीज़ समझना जरूरी है। तो शेर सुने कि कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, सानी के जैसा मिसरा उला नहीं लगा। दोनों जब बराबर के लगेंगे तभी मुकम्मल होगा शेर। कुछ शेर सारी उम्र मुकम्मल नहीं हुए, सानी के जैसा मिसरा उला नहीं लगा। और ये भी शेर है कि मेरी नज़र पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, मेरी नज़र पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा। वाह 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 वाह, शानदार, बहुत खूब। मेरी नज़र पड़ी है रियर व्यू मिरर पे जब, जितना तू दूर था मुझे उतना नहीं लगा। दामन पे जो लहू है मेरी ख्वाहिशों का है, दामन पे जो लहू है मेरी ख्वाहिशों का है, किरदार पे मेरे कभी धब्बा नहीं लगा। वाह 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 वाह। और अगला राउंड होगा? हाँ या हाँ, एक बिल्कुल एक- बिल्कुल। एक गजल आप पढ़ दूं? सुना लीजिए, फिर अगला राउंड शुरू करूंगी। ओके, थोड़ा मैं जोश एक- में आ जाए दर्शक। हाँ, थोड़ा- मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर बिठाया गया है।
ऐसा नहीं है तो जरा या तो- जोरदार तालियां बजा लीजिए खुद या- के लिए। या तो ये थोड़ा है कि वो- पीछे वाले भी, बहुत अच्छे, थोड़ा बहुत पीछे अच्छे। वाले भी, क्या बात है। और थोड़ा जोश में रहेंगे। मुझे पता है कि सीधे जो सूर्य भगवान हैं वो अपनी कृपा आप ही पर बरसा रहे हैं, आपके चेहरे पर धूप भी पड़ रही है, इसलिए भी मुस्कुराहट उन लोगों की आप तक नहीं पहुंच रही है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। हालांकि ये ठीक भी है, है आगे कि वो सीरियस गजल जो है बहुत सीरियस तरीके से भी सुनते हैं लोग, बिल्कुल और लेकिन जब आपके दिल को छू जाए तो तालियां बजाइएगा। बिल्कुल। गजल सुनिए कि रह गुजर सूनी हर एक आहट उदास। ये सब एक दौर जो बीता है, ये उस दौर की गजल है मेरी, कि रह गुजर सूनी हर एक आहट उदास, शहर सूने हो गए मरघट उदास। रह गुजर सूनी हर एक आहट उदास, शहर सूने हो गए मरघट उदास। देखकर फितरत नए इंसान की, देखकर फितरत नए इंसान की, अब दुशासन सा भी है लंपट उदास। देखकर फितरत नए इंसान की, अब दुशासन सा भी है लंपट उदास। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका जिक्र, उसकी यादें, उसकी बातें, उसका जिक्र, सुन रही है घर की हर चौखट उदास। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका जिक्र, सुन रही है घर की हर चौखट उदास। जिंदगी मेरी है एक बासी गुलाब, जिंदगी मेरी है एक बासी गुलाब, खुशबुओं का हो गया जमघट उदास। वाह 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 वाह। जिंदगी मेरी है एक बासी गुलाब, खुशबुओं का हो गया जमघट उदास। और याद करिए अपने पुराने मंजर को कि चांद जब आंखों से ओझल हो गया, चांद जब आंखों से ओझल हो गया, छत से उतरी चांदनी नटखट उदास। चांद जब आंखों से ओझल हो गया, छत से उतरी चांदनी नटखट उदास। और जो लोग थोड़े हमारी एज के या आसपास के हैं तो वो याद करें, हम लोग टॉफियाँ कंपट वो दिन, तो एक शेर है कि भाई बहनों से छुपाया था जिन्हें, भाई बहनों से छुपाया था जिन्हें, हैं वो सारी टॉफियाँ कंपट उदास। भाई बहनों से छुपाया था जिन्हें, हैं वो सारी टॉफियाँ कंपट उदास। और सरकार की एक योजना है, सरकार के अफसर बैठे हुए हैं, सरकार की एक योजना है नल से जल, जी बहुत अच्छी योजना है। हाँ, हर घर नल नहीं, नल से जल, हर घर नल से जल। तो वो उस योजना को मैंने जब देखा तो मुझे इस गज़ल के लिए एक शेर मिला, और वो शेर का अंदाज देखिए और फिर उसमें ताली बजाइएगा अगर अच्छा लगे कि यूं तो अच्छा है कि पहुंचा नल से जल, यूं तो अच्छा है कि पहुंचा नल से जल, गांव के हैं पर सभी पनघट उदास। वाह 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 वाह। यूं तो अच्छा है कि पहुंचा नल से जल, बहुत अच्छा है। गांव के हैं पर सभी पनघट उदास। और ये भी मंजर गांव का याद रखे कि धूल उड़ाती आखिरी बस भी गई, धूल उड़ाती आखिरी बस भी गई, हो गए बस्ती के सारे पट उदास। वाह 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 वाह, शानदार, बहुत खूब। धूल उड़ाती आखिरी बस भी गई, हो गए बस्ती के सारे पट उदास। जा चुका बीमार बिस्तर छोड़कर, जा चुका बीमार बिस्तर छोड़कर, रह गई चादर की हर सलवट उदास। जा चुका बीमार बिस्तर छोड़कर, रह गई चादर की हर सलवट उदास। और इस गजल का मक्ता आखिरी शेर है कि रेजा रेजा हो गए आलोक हम, रेजा रेजा हो गए आलोक हम, फिर भी जीवन के हैं सारे तट उदास। वाह 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 वाह, बहुत खूब, शानदार। रेजा रेजा हो गए आलोक हम, फिर भी जीवन के हैं सारे तट उदास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, इस मेहरबानी। उदासी को दूर करते हैं। बहुत बहुत शानदार लिखा आपने, और नल से जल वाली पंक्तियां तो अद्भुत थी, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए
हो कि मायूस न यूं शाम से, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, उदासी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। चलते रहना ही जिंदगी का नाम है। नीतीश्वर जी, आपके पास आते हुए कुछ बातें कर लेते हैं। एक अधिकारी के तौर पर आप लोगों के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे कामकाज होते हैं। लिखने के लिए वक्त कब मिलता है, कब सोच कहाँ से आती है ये कि लिखना है, इस बारे में पढ़ना है, और दिल के करीब जब कविताएं आती हैं तो खुद के भीतर कौन सा आत्मविश्वास भर जाती हैं? देखिए, ये कविता उतरती है। ये निज़ा फादली साहब या बाकी लोग भी यही कहते थे कि कविता उतरती है। तो प्रयास करके कविता कभी लिखी नहीं जाती है। वो जब आता है तो यही मूड आएगा, यहीं लिख जाएगा। जब नहीं आएगा तो 4-4 दिन गुजर जाएंगे। कविता लिखने के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। प्रेरणा के वो लिए किसी भी रूप में हो सकती हाँ, है। वो घर में बहुत लोग हैं। गौरव जी कह रहे हैं सेब खेल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गौरव को भी किसी प्रेरणा ने कवि बना दिया। आप बताइए, आपको किसने, कौन सी प्रेरणा ने कवि बना दिया? नहीं, देखिए, कविता जो है आपको हमेशा जिंदगी के ज़मीन पे रखती है। और जब भी आप ज़मीन पे होंगे तो आप एक बेहतर इंसान होंगे। अधिकारी हों, पत्रकार हों, फिल्म बनाएं, आप कुछ भी करें, लेकिन ज़मीन पर रहना है तो कविता, कहानियाँ आपको ज़मीन पर रखती हैं और हमेशा आपको रूबरू कराती हैं एहसासों से, लोगों से। जो जिंदा चलती फिरती जो लोग हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कविता आपको हमेशा ज़मीन पे जोड़ी रखती है। मैं तो कविता को इस रूप में देखता हूँ। एक रौबदार अफसर के रूप में जब आप लोग जाते हैं सामने, बड़े सारे आप लोगों के नीचे भी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं, कभी उन लोगों की ओर से डिमांड आती है, मतलब डरते डरते दिल में धक धक के साथ, ये साहब थोड़ा सुना दीजिए, वो वाली लाइनें आपकी बड़ी अच्छी थी? मेरे साथ जब भी हुआ तो फेयरवेल में हुआ है, उससे पहले कभी किसी ने हिम्मत नहीं की है। जब भी फेयरवेल होता है तभी ये डिमांड आती है, उससे पहले नहीं आती है। मतलब कभी इस तरह की कोशिश नहीं हुई? कई बार ऐसा होता है ना कि कोई काम करवाना हो, सिफारिश लगवानी हो, तो अब बातचीत कैसे आगे बढ़ाई जाए? तो कह दे कि आपकी कविता बड़ी अच्छी थी। हाँ, बट उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो जानते हैं और हम लोग भी होशियार होते हैं, हम सब होशियार होते हैं हाँ। कि वो कविता अलग है, कुर्सी अलग है। कुर्सी पर जब बैठे हैं तो फिर पंच परमेश्वर है। पंच परमेश्वर है। ये गजब की बातें हैं। आगे बढ़ते हुए आप कुछ ऐसे गीत जो आप सुनाना चाहें, कुछ ऐसी कविता की और बोलियां जो आपके दिल के बेहद करीब हों? कोशिश करता हूँ 4 लाइनें गाने की। जी। आवाज़ बहुत साथ देगी तो आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा। लिखी है और कंपोज भी की है। जी जी। जाए तो जाए कहाँ हम, जाए तो जाए कहाँ हम, गई तन्हाई मुझे मिल, इंतजार अब तो नहीं है, फिर भी बेचैन है दिल। जाए तो जाए कहाँ हम, जाए तो जाए कहाँ हम, गई तन्हाई मुझे मिल। इसमें एक शब्द आएगा सबा, मॉर्निंग की हवा को सबा कहते हैं। बेकरारी में तेरी याद सबा लगती है, बेकरारी में तेरी याद सबा लगती है। चल हकीकत ना सही ख्वाब, चल हकीकत ना सही ख्वाब के तकिए पे ही मिल, इंतजार अब तो नहीं है,
फिर भी बेचैन है दिल, जाए तो जाए कहाँ हम, जाए तो जाए कहाँ हम, गई तन्हाई मुझे मिल। बहुत धन्यवाद। मुझे तो यही लग रहा था कि बॉलीवुड के लोग बैठे हुए मेरे साथ, कौन कहेगा कि इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं जो मंच पर बैठकर सुरों को इस तरह से साध रहे हैं। बॉलीवुड से लोग नहीं कहते कि चलिए आप उधर कहाँ चले गए गलत लाइन में। आप लोग की कहानियां तो बॉलीवुड बड़े बड़े लेकर जाते हैं, बिहार की कहानियां, अधिकारियों की कहानियां, कभी कहते नहीं आप लोग भी चलिए ओरिजिनल हीरो ही इस्तेमाल कर लें हम। अब देखिए वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। वो स्वप्न है, ये कर्म है। हाँ, कर्मण्ये वाधिकारस्ते। डॉक्टर हरिओम जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, एक तो हमने सुन लिया जो आपके दिल के बेहद करीब है, अब इसके आगे क्या? कुर्सी और कविता पे सबने अपनी बात कही। मैं ये मानता हूँ कि ख्यालों की जो यायावरी है, जी, जो तसव्वुर के अपने की ट्रैवलिंग है, आवाम से गुफ्तगू है, कुर्सी हमें वो मौका देती है कि हम ढेर सारे लोगों के दुखों से, दर्दों से, उनके मसाइल से, उनकी मुसीबतों से, उनकी तकलीफ़ों से जुड़ सकें। तो कविता जो है वो शायरी वहाँ से निकलती है। तो जब मेरा दर्द तेरे दर्द से जा मिलता है, जब मेरा दर्द तेरे दर्द से जा मिलता है, कोई दरवाज़ा तसव्वुर का कहीं खुलता है। तो जो ख्यालात हैं वो तभी खुलते हैं जब मेरी तकलीफ़ आपकी तकलीफ़ से मिल जाती है। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं तो कुछ नहीं होता। और कुर्सी, चूँकि ये जो टाइटल है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कुर्सी का कद अलग होता है, कवि और कविता का कद अलग होता है। बिल्कुल। कुर्सी पे बैठ के कविताई आपकी बातचीत में वज़न नहीं आता। अगर आपके किरदार में, आपकी बात में वज़न है तो कुर्सी वाकई वज़नदार हो जाती है, सुशोभित हो जाती है। तो कुर्सी पर चढ़कर अपना कद नापने वालों को, कुर्सी पर चढ़कर अपना कद नापने वालों को कोई समझाए ऐसे किरदार नहीं होते ऊंचे। कुर्सी पर चढ़कर अपना कद नापने वालों को कोई समझाए ऐसे किरदार नहीं होते ऊंचे। आसमान में उड़ने वाले औंधे मुंह गिर जाते हैं, आसमान में उड़ने वाले औंधे मुंह गिर जाते हैं। राजपाट वाले गुर्बत में दर दर ठोकर खाते हैं, और बड़ी शख्सियत वालों के घर बार नहीं होते ऊंचे। बड़ी शख्सियत वालों के घर बार नहीं होते ऊंचे, कोई समझाए ऐसे किरदार नहीं होते ऊंचे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। कैसे कविता और गज़ल कैसे बनती है, इत्तेफाक से मुझे अपनी गज़ल याद आ रही है। उसके हर एक शेर में कविताई और किरदार का एक एक इंग्रेडिएंट है, एक एक एलिमेंट है। उसके 5 शेर हैं, उसको गौर से सुनिएगा। उस 5 शेरों में इत्तेफाक से अभी बात करते मुझे लगा कि वो 5 शेरों में एक एक इंग्रेडिएंट है जो कविता बनाती है, किरदार बनाता है। पहला शेर है कि कहाँ नसीब कहीं चैन से रहना मुझको। पहली क्वालिटी यही है कि आप बंद मत होइए कमरे में, अपनी कुर्सी, अपने दफ्तर वहीं तक महदूद ना रह जाइए। तो कहाँ नसीब कहीं चैन से रहना मुझको, मैं एक दरिया हूं हर हाल में बहना मुझको। तो पहली बात तो आपको बहते रहना है। ज़िंदगी जो है वो बहाव का नाम है, फ्लो का नाम है, लोगों से जुड़ते रहने का नाम है, घूमने का नाम है, कैलाश मानसरोवर जाने का नाम है। बिल्कुल। अगला शेर अर्ज किया है कि फरेबो झूठ के कनकौवे उड़ाने वालों, पतंग, फरेबो झूठ के कनकौवे उड़ाने वालों, हवाए जोरे हकीकत हूं मैं सहना मुझको। हकीकत पे रहिए। फरेबो झूठ के कनकौवे उड़ाने वालों, हवाए जोरे हकीकत हूं मैं सहना मुझको। और जिस प्रेरणा की बात चित्रा कर रही थी कि उठा के अपनी नज़र मेरी नज़र पर रख दे, उठा के अपनी नज़र मेरी नज़र पर रख दे, फलक पे चांद ना शर्माए तो कहना मुझको। नजर के सामने ही कोई बैठा हुआ है, बताने की जरूरत ही नहीं है।
डॉक्टर मालविका हरिओम जी सामने ही हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी। तो आपकी प्रेरणा इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे सामने ही बैठी हुई है। उठा के अपनी नजर मेरी नजर पर रख दे, फलक पे चांद न शर्माए तो कहना मुझको। वाह वाह। और एक शेर, अगला इंग्रेडिएंट कि तेरी नजर में तकलीफ भी होती है कविता लिखने में, आपको सफर भी करना पड़ता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ऑलवेज प्राइज ये प्रेस्टीज। कि तेरी नजर में मोहब्बत अगर है जुर्म मेरा, तेरी नजर में मोहब्बत अगर है जुर्म मेरा, तो फिर सजा दे मुझे, हथकड़ी पहना मुझको। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तेरी शानदार। नजर में मोहब्बत अगर है जुर्म मेरा, तो फिर सजा दे मुझे, हथकड़ी पहना मुझको। और पांचवा शेर जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जमीन इतनी ज्यादा मेरे वजूद में है, जमीन टू बी ग्राउंडेड, लोगों से जुड़े रहना। जमीन इतनी ज्यादा मेरे वजूद में है, कहाँ जचेगा आसमान में रहना मुझको। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जमीन इतनी ज्यादा मेरे वजूद में है, कहाँ जचेगा आसमान में रहना मुझको। मैं एक दरिया हूँ हर हाल में बहना मुझको। हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस ओर चलेंगे रास्ता बन जाएगा। दो शेर और कहना चाहता हूँ। जो खास जो तकलीफ होती है कि मुश्किलों ने हमें सिखाया है, मुश्किलों ने हमें सिखाया है मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। वाह वाह। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी ने रूठ कर जब भी किया मुश्किल सवाल, ज़िंदगी ने रूठ कर जब भी किया मुश्किल सवाल, हमने अपनी मुस्कुराहट से उसे आसान किया। और हम कभी आए नहीं आसानियों के फेर में, हम कभी आए नहीं आसानियों के फेर में, और मुश्किलों से भी हमारी दोस्ती अच्छी रही। वाह वाह वाह। तो ये हमारी फिलॉसफी है कि तारुफ में मेरे ज़्यादा नहीं कुछ, तारुफ में मेरे ज़्यादा नहीं कुछ, कलम है और थोड़ी मुस्कुराहट। वाह वाह वाह, कलम है और थोड़ी मुस्कुराहट। बहुत खूब, शानदार, बहुत अच्छा। तेजिंदर जी, सीधे आपके पास आते हुए, 1990 बैच के आप आईपीएस अधिकारी हैं। यूनिफॉर्म में जब ये लोग चलते हैं, मतलब देखने वाले तो बस उस सजे धजे अधिकारी को ही देखते रह जाते हैं, लेकिन जब कविता के तौर पर आप उसको लिखने के लिए बैठते हैं, मन में क्या प्रेरणा आती है? और इसके साथ ही साथ कहते हैं कि जब आप एक आईपीएस अधिकारी होते हो, बड़े रूड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अधिकारियों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कवि हृदय तो बड़ा कोमल होता है। दोनों का तालमेल कैसे करते हैं आप? देखिए, ये ना बड़ा पुराना प्रश्न है और मुझे कविता करते कई साल हो गए हैं और आईपीएस बने भी कई साल हो गए हैं, तो ये बड़ा पुराना प्रश्न है। ये अक्सर जो मुझसे बच्चे पूछा हैं ना, जाता है। जिनकी आंखों में बहुत और- सारे सपने हैं आप जैसा बनने के, ये उनको बताना जरूरी है। देखिए, मेरे लिए जो कविता कर्म का जो उद्देश्य है, सोक्रेटिस जो थे, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो कहना सोक्रेटिस का ये है कि हमें अपनी जो लाइफ का एग्जामिनेशन है, रिफ्लेक्शन है, वो लगातार करते रहना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जो मेरा कविता का कर्म है वो सेल्फ एग्जामिनेशन है। मैं कविता के माध्यम से अपने को ढूंढता रहता हूँ, अपने पास्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन करता हूँ, और उस रिफ्लेक्शन में जो विचलन होता है, मन में जो विचलन होता है, मन में जो वेदना आती है, मेरे लिए कविता वही है। और जहाँ तक आपकी बात रही, तो हालांकि ये प्रश्न बहुत पुराना है और मैं कई बार इसका उत्तर दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आज बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मेरे लिए कविता कर्म लगभग वैसा ही है जैसा कि, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के नाते मुझे लगता है मैं अपना 90% समय उन लोगों की बात सुनने में बिताता हूँ जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम हैं, और एज ए लीडर ऑफ द फोर्स मेरा बहुत कम समय एक्यूज्ड की तरफ या उनको पकड़ने में जाता है, क्योंकि हमारे नीचे वाले इतने बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा समय उसमें जाता है। तो जब
90% समय मेरा विक्टिम्स ऑफ क्राइम की जो संवेदना है उसको सुनने में जाता है, तो मुझे लगता ही नहीं कि इसमें कोई पैराडॉक्स है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और कविता जो है वो दूसरे मन का भाव है। मुझे तो लगता है कि जितना एम्पैथेटिक एक पुलिस ऑफिसर को होना चाहिए, जितनी संवेदना एक पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए, वो कविता के लिए बहुत ज़्यादा है। कविता भी शायद उतनी संवेदना को समेट नहीं पाएगी। दो पंक्तियों के साथ चलते चलते समापन करेंगे। दो पंक्तियां तो आपकी। एक बहुत ही छोटी सी कविता है, जी, जी, मैं वो सुनाऊंगा। और इसका शीर्षक है अरबी घोड़ा। अरबी घोड़ा सबको मालूम है कि अपनी सुंदरता के लिए, अपनी गति के लिए, अपने स्टैमिना के लिए, अपने एंड्योरेंस के लिए जाना जाता है। तो इस कविता का शीर्षक है अरबी घोड़ा। और हम सब लोग, चित्रा जी, सईद जी, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अरबी घोड़े हैं, लेकिन जकड़े हुए हैं। तो अरबी घोड़ा एक मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया है। हम किस तरह से जकड़े हुए हैं और असमानता की जंजीरों में। अरबी घोड़ा, बहुत छोटी सी कविता है। बेतहाशा भागते डोहते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक और बिना किए प्रश्न। बेतहाशा भागते डोहते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक और बिना किए प्रश्न। बहुत हो चुका अब, बहुत हो चुका अब। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम। चौथे से काट दूं मुश्कें, पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। चौथे से काट दूं मुश्कें, पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। फिर खुद सवार हो अपने पे, ध्यान से सुनिएगा, फिर खुद सवार हो अपने पर कहूं तुम्हें मुस्कुराओ। फिर खुद सवार हो अपने पर कहूं तुम्हें मुस्कुराकर। आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर। वाह वाह वाह। आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर। धन्यवाद। अपना अपना दम यूं ही बना रहे और आप लोगों का कवि हृदय और ज्यादा मजबूत होता हुआ चला जाए, ताकि भीतर की जो संवेदना है एक अधिकारी के अंदर जब वो मजबूत होंगी तो यकीनन वो देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए काम आएंगी। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, साहित्य आज तक की शोभा बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।